हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा गुरु विद्या में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम वीडियो की बात करने वाले हैं वो हमारा आर्टिकल के ही वीडियो है, जिसमें हम पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं जो रिमेनिंग हमारी आर्टिकल्स थे उनकी। तो हमने अभी तक 40 आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं 80 में से। ठीक है, नेक्स्ट 10 आर्टिकल्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 41, जिसमें दिया हुआ आर्टिकल नंबर हमारा 172। ठीक है, तो 172 में बात करी गई है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ड्यूरेशन मतलब कि इसमें लेजिस्लेचर की क्या बता रखी है, ड्यूरेशन की कितने पीरियड्स के लिए कौन सी लेजिस्लेचर रहेगी। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर असेंबली है या फिर काउंसिल है। तो हम बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration said period of 5 years shall operate a dissolution of the assembly, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by the parliament by law for a period not exceeding 1 year at one time। देखिए इसका मीन्स क्या है, इसमें ये सिर्फ इतनी सी बात बता रखी है और कुछ भी नहीं है कि लेजिस्लेचर मतलब कि एवरी लेजिस्लेचर का क्या मतलब है इसमें। जैसे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो उनकी इसमें बात करी गई है, उनकी ड्यूरेशन की इसमें बात बताई हुई है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इसने कहा है कि वैसे तो ये रिजॉल्व हो जाती है, बट अगर नहीं होती है तो जिस डेट को इसको अपॉइंट किया गया है तब से लेकर के 5 ईयर्स तक की क्या रहेगी, सेशन में रहेगी। ठीक है, और अगर ऐसा इसके अलावा इसमें क्या कर सकते हैं, इसको इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे क्या किया जा सकता है, इसका एक बार में सिर्फ 1 साल तक ही इसको इंक्रीज किया जा सकता है। अगर वो इमरजेंसी का टाइम खत्म हो जाता है तो ये मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स तक क्या रहेगी, सेशन में रहेगी। ठीक है, और विधान परिषद की अगर इसमें बात करी जाए तो उसके लिए क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। तो वही चीज़ ने यहाँ पर सारी बोली है कि डिसॉल्व वाली बात बोली है पहले। ठीक है, फिर इसने कहा है कि 5 ईयर्स तक फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, एंड नो लॉन्गर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स शैल ऑपरेट एज अ डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time। हमने बात करी थी कि एक बार में सिर्फ 1 साल को ही क्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर ये प्रोक्लेमेशन का टाइमिंग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो सकती है, सिर्फ 6 मंथ तक की रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात इसमें। ठीक है, और अगर हम विधान परिषद की मतलब कि काउंसिल की बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, तो वो डिसॉल्व नहीं होती है। उसमें वोटिंग क्या रहनी चाहिए, उसके 2/3 मेंबर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट रहने, 1/3 मेंबर्स के प्रेजेंट रहने चाहिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 173 की। इसमें क्या बताया हुआ है, अभी हमने बात करी ड्यूरेशन की लेजिस्लेटिव की असेंबली और काउंसिल की। अब हम बात करेंगे कि इसके जो मेंबर्स हैं काउंसिल असेंबली में होने के लिए, तो उनके लिए क्या शर्त यहाँ पे रखी गई है कि कौन व्यक्ति जो है इसका मेंबर बन सकता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सबसे मैंडेटरी है कि वो सिटीजन होना चाहिए किसका, इंडिया का। ठीक है, एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल। मीन्स इसका ये है कि इसको इलेक्शन कमीशन के थ्रू किसी ऑथराइज पर्सन के सामने, ठीक है, क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें कि वो ओथ लेगा, शपथ लेगा, किसके अकॉर्डिंग, द 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या करेगा, साइन करेगा। तो वो कौन हो गया, इसका मेंबर बन सकता है अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है। तो नेक्स्ट इसने कहा है, नेक्स्ट शर्त क्या होगी इनकी कि इज इन द केस ऑफ अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। अब इसकी उम्र बताई गई है कि इसकी एज कितनी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, 25 ईयर्स। ठीक है, वो पर्सन कितने ईयर्स का होना चाहिए, 25 ईयर्स का होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो उसमें क्या होनी चाहिए, 30 ईयर्स। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या होगी एज, 30 ईयर्स की।
क्लियर है, समझ में आई बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament। और अगर हम क्वालिफिकेशन की उस मेंबर की बात करते हैं तो वो किस में प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 174, जिसमें बताया हुआ है सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रोक्रेशन ऑफ द एंड डिसोल्यूशन। मतलब कि इनके सेशंस यानी सत्र के बारे में बता रखा है, प्रोग्रेशन यानी स्थगन अगर बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा तो, और इसकी डिसोल्यूशन यानी कंप्लीटली डिसॉल्व के लिए। अब हम इसमें क्या बताया हुआ है, द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। यस, गवर्नर जो है वो टाइम अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और जगह के हिसाब, किसी भी जगह पे कभी भी क्या कर सकता है, सदनों की, लोकसभा की या राज्यसभा की क्या कर सकता है, उनको बुला सकता है कहीं पर भी, किसके लिए, मीटिंग के लिए। तो वो समन कर सकता है हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीटिंग एज टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट, अगर उसे ठीक लगता है उस टाइम के और जगह के हिसाब से। लेकिन 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। बट इसमें ये बोला गया है कि इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी जिस सेशन में, ठीक है, जिस सत्र में प्रथम बैठक होगी इनकी, उसके बीच का डिफरेंस और जो नेक्स्ट सेशन में जो मीटिंग होने वाली है उन दोनों के बीच की जो टाइमिंग होगी वो 6 months तक से ज़्यादा, मतलब 6 month नहीं होगी, ज़्यादा की तो बात ही नहीं है, 6 month तक नहीं होगी। ठीक है, तो यही इसने बात बोली है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि द गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि गवर्नर टाइम टाइम पे क्या कर सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रोरोग द हाउस और आइदर हाउस, की वो हाउस को, किसी भी हाउस को क्या कर सकता है, बीच में ही डिसकंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है आपका डिसकंटिन्यू या स्थगन बोल सकते हैं इसको, सत्रावसान होता है वैसे इसका हिंदी मीनिंग, और वैसे क्या है, डिसकंटिन्यू। ठीक है, और क्या कर सकता है, डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा को डिसॉल्व यानी स्थगन कर सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 178 की। देखिए बहुत ही इजी है, इसको जस्ट अगर हम इस तरफ से रूटीन नहीं देखें तो एक एक बाय स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें अगर 178 की, तो इसमें क्या बताया हुआ है, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, की लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है इस वाले आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 178 में, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डिप्टी और कौन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो है, तो इनकी हम बात करें तो इनको क्या कर सकते हैं, जो इसके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो क्या कर सकते हैं, अपने में से ही किसी को क्या कर सकते हैं, स्पीकर बना सकते हैं। बट अगर ऐसा अभी तक नहीं बनाया गया है तो वो उनमें से ही कोई 2 व्यक्तियों को चुन करके क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट पर उसका क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात इसमें बताई हुई है कि एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट शैल एज सून एज मे बी चूज 2 members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, अगर उनकी जगह vacant रहती है, ठीक है, उनकी जगह क्या रहती है, vacant रहती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, तो the assembly shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 194 की। आर्टिकल नंबर 194 में क्या बताया हुआ है, द पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड ऑफ द मेंबर एंड कमिटी, की पावर्स और प्रिविलेजेस के बारे में बताया हुआ है, किसकी, हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर यानी सदनों के बारे में, उनके दोनों, और उनके मेंबर्स सदस्य और उनकी समितियों के बारे में। 194 आर्टिकल में इतनी सी बात बताई हुई है। अब इनकी पावर्स क्या होती है, इसके मेंबर्स की, इसके कमेटी की और सदन की,
उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड to the rules and standing orders regulating the procedure of the legislative, there shall be freedom of speech in the legislative of every state। किसके सदस्य जो भी इसमें है लेजिस्लेचर में, उनको क्या है, बोलने का अधिकार है। ठीक है, किसकी फ्रीडम है उनको? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी लाइबल, कि लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर लाइबल क्या होगा? नहीं होगा। किस चीज के लिए लाइबल नहीं होगा? एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड एंड एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमिटी thereof, and no person shall be so liable in the respect of publication by or under the authority of a house of such legislature of any report, paper, vote, proceeding। इसमें सिर्फ इतनी सी बात बोली पॉइंट 2 में कि लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा अगर वो कोई बात बोलता है, किसी के ऊपर कोई अपना मत रखता है, ठीक है, किसी पर्सन के लिए कोई रिपोर्ट ला करके देता है, ये सारी चीज़ों के लिए वो लाइबल नहीं होगा। कोर्ट में उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन अदर रेस्पेक्ट द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अ हाउस of the legislature of a state and of the member and the committees of a house of such legislature shall be such as may from time to time be defined by the legislature by law, and until so defined shall be those of that house and of its members committee immediately before the coming into force of section 26 of the constitution 44 amendment act। मीन्स इसने बोला है कि इतनी सी बात इसने यहाँ पर आकर के बोली है कि अगर हम बात करें सेकंड में, तो जो पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इनके हाउसेस की, तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं और कमिटी है, उनको पहले तो क्या है, उनकी सारी पावर्स वगैरह वो डिफाइंड है। बट अगर वो डिफाइंड नहीं होती है तो सेक्शन 26 और 44 अमेंडमेंट के अंडर जो भी प्रोक्लेमेशंस हुई हैं, जो भी चीज़ बताई गई है, उसी के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाएगा, पावर्स और इम्यूनिटीज दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हमें जो ऊपर पढ़े हैं अभी हमारे क्लॉजेस 1, 2 एंड 3, ठीक है, शैल अप्लाई इन रिलेशन टू पर्सन हु इज वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव द राइट टू स्पीक इन otherwise to take parts in the proceeding of a house of the legislature of the state or any committee thereof as they apply in relation to members of that legislature। इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जो हमने ऊपर क्लॉज में जो भी तीनों बात करी हैं अभी, उसके अंडर वो सारी चीजें किस पर भी अप्लाई होंगी। ऐसा कोई पर्सन जो कि लेजिस्लेचर में आकर के, विधान सभा या परिषद में आकर के बोलने का हक रखता है, उन सब पर ही ये सारी बातें क्या होंगी, अप्लाई होंगी, जो कि हम अभी ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 200 नंबर में हमें क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर 200 में असेंट टू बिल्स बाय द गवर्नर, मतलब कि गवर्नर की असेंट यानी कि सहमति जो दी गई है गवर्नर राज्यपाल के द्वारा बिल्स के लिए, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम ये भी बताएंगे कि इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट, है ना। आर्टिकल नंबर 200 में जो एसेंट बताई गई है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एसेंट टू बिल when a bill has been passed by the legislative assembly of a state or in the case of a state having a legislative council has been passed by both house of the legislature of the state, कि ऐसा कोई बिल जो कि दोनों सदनों के द्वारा पास किया गया है, ठीक है, it shall be presented to the governor and the governor shall declare either that he assent to the bill। वो जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है ऊपर, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उन दोनों से पास होकर के जो बिल पास कहाँ पर किया गया है, गवर्नर के पास में, वो चाहे तो उस बिल पर क्या कर सकते हैं, अपनी सहमति दे सकते हैं, चाहे तो वो उसको रोक सकते हैं सहमति देने को, और चाहे तो वो इस बिल को
ठीक है, मनी बिल को छोड़ करके उस बिल को क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं उसको। और वो अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर उनको ठीक नहीं लगता है जो भी चीज़ उनके पास में आई है, ठीक है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, हाथों हाथ वापस रिटर्न कर सकते हैं सदन के पास में, और उनको कह सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो फिर से इस पर पुनर्विचार करें, दोबारा से सोचें, और अगर कोई संशोधन करना है, कुछ और चेंजेस करने हैं, तो वो उस पर करें। जब वो वापस इस सदनों के पास होते हुए जाएगा, अगर सदनों को लगता है, दोनों सदनों को, कि उसमें कोई चेंजेस करने हैं या कोई अमेंडमेंट करना है, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, कर देते हैं, अदरवाइज वो उसको वैसे ही वापस कर देंगे। और जब वो वापस से गवर्नर के पास में आएगा तो क्या करना होगा, उनको उसके लिए असेंट देनी होगी। ठीक है, यही इस टॉपिक में बताया हुआ है। इट शैल बी प्रेजेंट टू द गवर्नर एंड द गवर्नर शैल डिक्लेयर आइदर दैट द ही असेंट, कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं टू द बिल, और दैट ही विदहोल्ड असेंट देयर फ्रॉम और दैट ही रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसको रिजर्व भी रख सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ हिम टू द बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल टुगेदर with a message requesting that the House or House will reconsideration the bill or any specified provisions thereof, and क्या कर सकते हैं, particularly will consideration the desirability of the introducing any such amendments, अगर उसमें कोई amendment होना है, as he may recommended in his message, and when a bill is so returned the House or House shall reconsider the bill accordingly, and if the bill passed again by the House or House with or without amendments and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold assent therefrom। ठीक है, तो इसने यहाँ पर बोला है कि अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और नहीं भी हुए हो तो गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड असेंट देयरफ्रॉम, कि वो क्या नहीं कर सकते, उसको अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते। ठीक है, further that the governor shall not assent to but shall reserve for the consideration of the president any bill which in the opinion of the governor would, if it become law, so derogate from the power of the high court as to endanger the position। अगर गवर्नर को लगता है कि ऐसे कोई बिल है जिसमें कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, रिजर्व रख देगा। और अगर उनको ये लगता है कि कुछ ऐसे केसेस, ऐसे कुछ बिल्स वगैरह होते हैं जिसमें कोर्ट्स वगैरह की क्या चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि गवर्नर वुड बिकम लॉ, कि ऐसा कोई लॉ बना हुआ है, सो डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, इसमें डेरोगेट करी गई है पावर्स को, ठीक है, हाई कोर्ट की, एंड डेंजर द पोजीशन, और ऐसा कोई खतरा उत्पन्न होता है, विच दैट कोर्ट इज बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिजिग्नेट टू फिल, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, नियुक्त किया है, तो वो उसको रोके रख सकते हैं, है ना। आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 202 की, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें जो हमारे आर्टिकल नंबर किसमें है, 202 में। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, नाम से पता चल रहा है पूरे साल के स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट फाइनेंशियल में क्या आता है कि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स आती हैं जो भी करी गई हैं पूरे साल में। द गवर्नर शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर द हाउस और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट a statement of the estimated receipts and expenditure of the state for that year in this part referred to as the annual financial statement। मतलब कि इसमें वो क्या पूछा है उन्होंने, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, फॉर दैट ईयर, इसी को क्या बोला गया है, फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है इसमें कि अब इसमें कौन कौन से खर्चे आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो हम इसमें बात करने वाले हैं। कि द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एम्बॉडीड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है ना, उसको क्या बोला है इन्होंने कि आप उसको सेपरेटली शो कीजिए। अब वो क्या है, फर्स्ट इसमें है द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसमें कैसा एक्सपेंडिचर माना है,
एक्सपेंडिचर चार्ज्ड, कैसा एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड, कि कंसोलिडेटेड यानी है आपका रिजर्व्ड, रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व में आपसे क्या बोला है कि कंसोलिडेटेड फंड बोला है, संचित फंड में से जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि क्या है ऑलरेडी भारित है या चार्ज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इसने और कौन से इसकी बात करी है, द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कि ऐसा फंड जो जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैसा है प्रपोज्ड है, ठीक है। ऐसे अदर खर्चे, ऐसे अदर एक्सपेंडिचर जो कि क्या है अभी प्रपोज्ड है, वो जो कि हम संचित आय में से क्या है निकालने वाले हैं, संचित फंड में से निकालेंगे, उन दोनों को क्या करना है, अलग अलग जो भी एक्सपेंडिचर है ऑन रिवेन्यू अकाउंट फॉर फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर, और रिवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर जो भी अदर खर्चे हैं उनको भी किसमें से निकाल के दिखाना है। The following expenditure shall be expenditure charged on the consolidated fund of each state, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसका, the emoluments and the allowances of the governor and the other expenditure relating to his office, कि वो सारे खर्चे जिसमें कि कोई सैलरी वगैरह, पेंशन वगैरह और अलाउंसेस वगैरह की बात होती है, ठीक है, वो सारे इसमें आएंगे, गवर्नर के खर्चे वगैरह। The salary and the allowances of the speaker, deputy speaker of the legislative assembly, देखिए legislative assembly में कौन होते हैं, डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सैलरी वगैरह लगेगी, अलाउंसेस लगेंगे, वो उन खर्चों को बताना गया है। एंड अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करें तो उसमें कौन होता है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, उनके खर्चों की मतलब कि उनकी सैलरी वगैरह की इसमें बात होगी। नेक्स्ट है आपका डेप्ट चार्जेस, कोई ऋण लिया गया है, कोई कर्जा लिया गया है, फॉर विच फॉर ऑफ द स्टेट इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कोई ब्याज है आपका, सिंकिंग फंड है, रिडम्पशन चार्जेस हैं, एंड द अदर एक्सपेंडिचर जो भी रिलेटिंग टू द राइजिंग ऑफ लोन्स एंड सर्विसेज एंड रिडम्पशन ऑफ डेप्ट, तो जो भी कर्जे से रिलेटेड है वो सारे के सारे किस में आएंगे, इधर आएंगे। तो उन सबको बताना होगा, इसमें कोई सैलरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, उनकी सैलरी आएगी, गवर्नर की सैलरी आएगी, कोई कर्जा लिया गया है, वो सब इसमें आते हैं, है ना। उसके बाद है एक्सपेंडिचर इन द रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट, अगर किसी हाई कोर्ट के जज की सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो वो भी इसी में आएगी, है ना। नेक्स्ट है हमारा एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई जजमेंट डिक्री एंड और अवॉर्डेड ऑफ एनी कोर्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, कोई भी एनी सम्स की रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई मतलब कि ऐसा पूरा अमाउंट जो कि किसके लिए यूज किया होगा, सेटिस्फाई एंड जजमेंट्स के लिए, कोई अवार्ड के लिए, वो भी इसमें आएगा। एनी अदर एक्सपेंडिचर, अन्य ऐसे खर्चे जो कि डिक्लेयर किए गए हैं बाय द संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय लॉ टू बी चार्ज, वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो सारे खर्चों की जो भी बात होगी, जो भी सरकारी खर्चे होंगे वो सारे इसमें क्या होंगे, एनुअल फाइनेंशियल बजट में बात करी जाएगी। अब हमारा आर्टिकल नंबर 210 210 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए वैसे तो क्या होता है कि हम लोग अगर भारत में बात करें किसी भाषा की, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, उसमें हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, पर इसमें ये सुविधा दी गई है कि अगर विधानसभा या परिषद में चाहें तो क्या हो सकता है, वहाँ पे इस स्टेट के जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो उन मेंबर्स को, अगर वो हिंदी में इंग्लिश में बात करने में कन्वीनियंट है, अपनी बात को क्या रखने में समर्थ है उस लैंग्वेज में, तो वो रख सकते हैं। अदरवाइज वो उनको ये भी मतलब कि ऑफर कर सकते हैं कि वो चाहे तो अपनी मातृभाषा में भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वही इसमें बताया हुआ है। नाउ नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द पार्ट 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 348 में बात करें, बिजनेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, की ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, उसमें हम बात कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली और चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और पर्सन एक्टिंग एज सच एज द केस में बी
परमिट, उनको परमिशन दे सकते हैं, एनी मेंबर हु कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन एनी ऑफ लैंग्वेजेस अफॉरसेड टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग, वो अपनी मातृभाषा में बात करके अपनी बात को रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनलेस द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स दिस आर्टिकल शैल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड of 15 years from the commencement of his constitution have effect as if the words or in English were omitted। इसमें इतनी सी बात बोली है कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अदरवाइज की जो लॉ में प्रोवाइड दिया हुआ है, इसके अलावा अगर आर्टिकल की हम बात करें तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड 15 ईयर्स, जब संविधान बना था तब से लेकर के 15 साल तक की बात कर रहा है ये, तब तक की कमेंसमेंट ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जब वो आया था, तो इफ द वर्ड्स और इन इंग्लिश, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको क्या किया गया है, ओमिट यानी विलुप्त कर दिया गया है। जिसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, दिस क्लॉज शैल हैव इफेक्ट एज इट फॉर द वर्ड्स 50 ईयर्स अकरिंग देयर इन द वर्ड 25 ईयर वर सब्स्टिट्यूटेड, कि 50 ईयर्स को किस में चेंज कर दिया कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 25 ईयर्स में, कि 25 ईयर्स बैक जा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम की, तो इसमें उस 50 ईयर्स को किस में चेंज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 40 ईयर्स में। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट चले, आर्टिकल नंबर 212 में बताया गया है द कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी कार्यवाही करी जाएगी वो क्या नहीं होगी, कोर्ट्स में उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी alleged irregularity of procedure. No officer or member of the legislature of the state in whom power are vested by or under this constitution for regulating procedure or conduct of business for the maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdictions of any court in respect of the exercise by him to those power। कि देखिए इसने बोला है कि जो भी मेंबर हैं जिसको कि सदन के बिजनेस यानी उनकी कार्यवाही करने की जो भी शक्तियां दी गई हैं, अगर वो खुद के द्वारा उसकी यूज भी करी जाएंगी तो भी क्या होगा, कोर्ट में उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं करी जाएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे आर्टिकल नंबर 213 की। इसमें बताया हुआ है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि गवर्नर की उस शक्ति के बारे में बताया है जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है, मीन्स अध्यादेश को कानून परिवर्तित कर सकते हैं। पर किस सिचुएशन में, जब क्या नहीं होगी, स्टेट लेजिस्लेचर क्या नहीं होगी, सत्र में काम नहीं कर रही होगी उस सिचुएशन में। ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 213। इफ एनी टाइम एट एनी टाइम एक्सेप्ट when the legislative assembly of a state is in session or where there is a legislative council in state except when both house of the legislature are in session, अगर वो सेशन में है, काम कर रही है, the governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action। अगर वो सेशंस में नहीं है और उसको क्या करना है, गवर्नर को लगता है कि ऐसी स्थिति है कि उनको इमीडिएट ही कोई एक्शन क्या होगा, लेना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, ही मे प्रोमुलेट सच ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टांसेस अपीयर टू हिम टू रिक्वायर। तो वो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या सिचुएशन होगी उसमें वो क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस को अपीयर करेंगे, जिसमें कि प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर शैल नॉट विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट प्रोमुलेट एनी सच ऑर्डिनेंस। इस सिचुएशन में गवर्नर क्या कर सकता है, अगर सत्र में संसद नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, ठीक है, 2 सत्र के बीच का टाइम होता है, ये हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, गवर्नर क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। पर कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें कि वो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के उस अध्यादेश को जारी नहीं कर सकते। अब वो सिचुएशन क्या है, फर्स्ट है
A bill containing a bill containing the same provisions would under this constitution have required the previous sanction of the president for the introduction thereof into the legislature. कि ऐसा कोई बिल, अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन, अगर ऐसा कोई बिल है तो वो जिसमें कि इसको जरूरत महसूस हो रही है कि क्या करना है, प्रेसिडेंट की क्या लेनी है, उसमें उनकी हेल्प लेनी है, सैंक्शन करवाना है, तो वो उस बारे में बात करेंगे. ही वुड हैव डीम्ड इफ नेसेसरी अ रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर या तो किसी में देखिए पार्लियामेंट वगैरह में कोई नियम है कि इस तरह के जो बिल वगैरह पास होंगे वो प्रेसिडेंट की ही परमिशन से पास होंगे, तो उनको दिखाना पड़ेगा. या फिर खुद गवर्नर को फील हो रहा है कि नहीं, ये इस अध्यादेश को मुझे क्या करना है, रिजर्व रखना है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट के लिए, तो वो रख सकते हैं. थर्ड है एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंटेनिंग द सेम प्रोविजन, कि सारी वही सिचुएशन है, सारे वही प्रोविजंस हैं, सारे वही प्रावधान हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर के अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इनवैलिड अनलेस, वो जो होगा अध्यादेश वो क्या होगा, इनवैलिड रहेगा, हैविंग बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं रखा जाता. इट हैड रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट को लेना ही पड़ेगा, है ना. नेक्स्ट इसने बोला है एन ऑर्डिनेंस, ऐसा अध्यादेश promulgate under this article shall have the same force and effects as an act of legislature of the state assent to by the governor, but every such ordinance. अब इसने क्या बोला है कि ऐसा अध्यादेश जो कि इस आर्टिकल के अंडर आता है, जो कि क्या होगा, सेम फोर्स और इफेक्ट के साथ लागू होगा. उसमें क्या होगा, गवर्नर की क्या चाहिए, उसमें हेल्प चाहिए. और हर एक वो अध्यादेश, तो वो कौन सा अध्यादेश है, शैल बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट. अगर किसी राज्य में लोक सभा है, ठीक है, तो उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी. और ऐसा राज्य जहाँ पे क्या है, परिषद भी है, काउंसिल है, तो उसकी भी क्या करनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी होगी. और क्या होगा, पार्लियामेंट के दोबारा से किसमें आने पर, वापस से उसके सदन में आने पर, इफेक्ट में आने से पहले पहले 6 वीक्स तक में क्या करना होगा, इसको रिजोल्यूशन को पास करना होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ये ही इसमें बताया हुआ है कि एंड सीज बिफोर बोथ हाउस एंड शैल सीज द ऑपरेट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रिजेंबल ऑफ द लेजिस्लेचर, की लेजिस्लेचर जो रिजेंबल में आए उससे पहले पहले ही क्या करना होगा, इस अध्यादेश को पास करना होगा. ठीक है, और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ रिजोल्यूशन डिसअप्रूव, वरना ये क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा. इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्रीड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ एनी अपॉन द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन और एज द केस मे बी on the resolution being agreed to by the council and may be withdraw at any time by governor. और जो ये भी पास किया गया अध्यादेश, ये किसी भी टाइम गवर्नर के थ्रू विड्रॉ भी किया जा सकता है. अब इसमें देखिए जो हमने ऊपर बात करी थी ना कि वो कौन से 6 वीक्स हैं, तो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है. वेयर द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा कोई राज्य जहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, आर सम्ड टू, उनको क्या किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, टू रिजेंबल ऑन डिफरेंट डेट. जैसे कि मानो लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन दोनों को क्या किया गया, अलग अलग डेट पे बुला लिया गया है. ठीक है, द पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रिनोक्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज. तो उसके जो 6 वीक्स का जो पीरियड होगा ना, वो जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसको माना जाएगा. ठीक है, तो यही हमारे इसमें दिया हुआ था. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. जो भी हमने आर्टिकल्स की बात करी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको क्लियर ज़रूर हुई होंगी. तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए कंटेंट के साथ में मिलते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट के साथ में मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय. घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए. बाय.